Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 13 August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now first article is 4 key laws including Data Protection Act get President's assent. अब यहाँ पर जो हमारे 4 important laws हैं उनका बिल आया था, बिल के बाद वो पास होता है और जब तक आप सभी को पता है उस बिल पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं हो जाते, प्रेसिडेंट का यहाँ पर एसेंट नहीं मिल जाता है, तब तक कोई भी बिल यहाँ पर एक्ट नहीं बनता है. तो इसी के चलते आप यहाँ पर देखेंगे 4 लॉज को, मतलब 4 लॉ हैं. इसमें आपका जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसे भी क्या किया गया है, अब प्रेसिडेंट साहब जी का क्या मिल चुका है, फाइनल सिग्नेचर और फाइनल एसेंट मिल चुका है. अब वो अब क्या बन चुके हैं, एक्ट बन चुके हैं. ओके, तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा. ना मूव करते हैं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो आज कल का हमारा क्वेश्चन ये था, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास. इसमें एक क्वेश्चन ये आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा. अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने यहाँ पर इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वेटलैंड डिक्लेयर अंडर रामसर कन्वेंशन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज, इसमें से हमें ये बताना है कि किसमें से कि प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउ. मतलब कि उस एरिया में, जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया है, अभी नेशनल पार्क भी हो सकता है आपका, बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है आपकी, ओके, और ये रामसर कन्वेंशन भी हो सकता है आपका. तो आप लोगों को ये बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो आपका रामसर कन्वेंशन है, इसमें से मतलब कौन सी ऐसी साइट है जिसमें लोकल पीपल यहाँ पर अलाउ नहीं है कि वो क्या कर सके, वहां का जो बायोमास है उसे कलेक्ट कर सके और उसे यूज कर सकें. तो आप जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करें. ओके, फिर हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं कि हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा. तो चलिए मूव करते हैं, अब देखते हैं. देखिए, हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं. पहले आप ये जितने भी टर्म्स हैं इनको यहाँ पे समझिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे. नेशनल पार्क क्या होता है, एन एरिया वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नेशनल पार्क बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल, फॉनल, floral, geomorphological, zoological association of importance needed for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife therein and environment. तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका विद इन सेंचुरी भी हो सकता है और विद इन सेंचुरी नहीं भी हो सकता. हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं. आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो बहुत बड़े बड़े एरिया में होती हैं, ठीक है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कितनी होती है, इसका जो एरिया होता है बहुत ही बड़ा एरिया होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे नोटिफाई किया जाता है. अब नेशनल पार्क्स क्या हो सकते हैं आपकी, जैसे कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंडर भी नेशनल पार्क्स हो सकते हैं और बाहर भी, मतलब कि आप देख सकते हैं अलग से भी हम किसी भी एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं, ठीक है. मेन पर्पज सबका क्या है, आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अगर आप इनका मेन ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो सबका एक ही है कि हमारा जो इकोलॉजी है, हमारी फ्लोरा और जियोमॉर्फोलॉजिकल, जियोलॉजिकल जो एसोसिएशंस हैं, स्पीशीज हैं, उन्हें हमें क्या करना है, कंजर्व करना है. इसलिए क्या किया जाता है, आपका नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीजें हम बनाते हैं. अब बात करें हम किसकी, नेशनल पार्क की. तो नेशनल पार्क में क्या होता है, कोई भी जो लोकल पीपल होते हैं, है ना, तो वहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है. आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जो आपके नेशनल पार्क्स होते हैं वहां पर आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं दे आर नॉट अलाउड. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क एक्सेप्ट फॉर द वन परमिटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट अंडर द कंडीशन गिवन इन चैप्टर 4. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जब तक किसी भी पर्सन को यहाँ पे परमिशन नहीं मिल जाती तब तक नेशनल पार्क में आप कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. तो इसी से चलते देखिए अपना पहला ही हमने ऑप्शन पढ़ा और हमारा जो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका नेशनल पार्क. तो आपका जो बी है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है. तो बायोस्फीयर रिजर्व आर साइट स्टैब्लिश बाय कंट्रीज एंड रिकॉग्नाइज अंडर यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर
and the Biosphere MAB program to promote sustainable development based on local community efforts and साउंड साइंस। अब आपको डिफरेंस कैसे समझ में आएगा कि व्हाट इज नेशनल पार्क, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। आपको इतना याद रखना है, नेशनल पार्क जो होते हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। और अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये क्या होती है, आपकी साइट्स होती हैं जो कि कंट्रीज के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, जो कि मतलब जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये आपका जो यूनेस्को का मैन्स एंड द बायोस्फीयर है, उस प्रोग्राम के अंदर इसको क्या किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका जो मेन पर्पस है, ओके, आपको ये याद रखना है, इसका जो मेन पर्पस ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। और इसमें जो लोकल कम्युनिटी के इफर्ट्स भी और जो भी साइंस रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे समझना होगा। ओके, तो हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी इफर्ट्स, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, नाउ बायोस्फीयर रिजर्व वॉज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1971 में यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को इनिशिएट किया जाता है। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, देखिए तो एनी एरिया अदर देन एन एरिया कंप्राइज्ड ऑफ एनी रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एज अ सेंचुरी इफ सच एरिया इज एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल और जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखिए, आप नेशनल पार्क को देखेंगे और आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये थोड़ी आपको सिमिलर दिखेंगे, है ना। कोई भी एक ऐसा एरिया जो रिजर्व नहीं है, मतलब कि उसको हम एज अ फॉरेस्ट रिजर्व करके नहीं रखा है, किसी भी फॉरेस्ट रिजर्व के कॉम्प्रोमाइज में अंदर नहीं आता है, और वहाँ पर हमें उस एरिया में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकोलॉजिकल एडवांसमेंट है, फ्लोरा है, बहुत सारी स्पीशीज़ आपकी पाई जा रही हैं, नेचुरल और जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इस एरिया के, तो उसे क्या कर सकती है, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसे डिक्लेयर कर सकती है। ओके, रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो रामसर कन्वेंशन क्या है, एक आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो वेटलैंड्स हैं, आपकी जितने भी फंडामेंटल इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ वेटलैंड होते हैं जो इकोनॉमिक, कल्चर और साइंटिफिक रिक्रिएशनल वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसका कैसे सस्टेनेबल यूटिलाइज करना है, उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कैसे होना है वेटलैंड्स का, उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, आपका रामसर कन्वेंशन होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें सारी क्लियर होंगी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अभी आपका जो चंद्रयान 3 है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, तो इसी से रिलेटेड आपके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं अगर आपने चंद्रयान 3 को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, व्हाट इज दैट वन थिंग इन चंद्रयान 3 एंड नॉट इन चंद्रयान 2। देखिए, आपके 3 मिशन होते हैं, एक होता है आपका चंद्रयान 1, दूसरा होता है चंद्रयान 2 और तीसरा होता है चंद्रयान 3। ठीक है, 3 हुए। अभी हमारा कौन सा चल रहा है, चंद्रयान 3 चल रहा है। अब चंद्रयान 3 में हम क्यों आए, क्योंकि हमारा 1 और 2 सक्सेसफुल नहीं था। ओके ना, हमें ये बताना है कि चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 को आप अगर कंपेयर करते हैं, ओके, इफ़ यू कंपेयर चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, तो आपको कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर LDC, लेजर बेस्ड इंफ्रोमेट्री, अल्ट्रासोनिक डॉपलर मेथड एंड मॉलिक्यूलर टैगिंग वेलोसिटीमेट्री। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पहले आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द चंद्रयान 3 मिशंस रोवर इज नोन एज, हमने यहाँ पे पढ़ा था चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसको क्या कहा जाता है, विक्रम, भीम, प्रज्ञान एंड ध्रुव। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू चंद्रयान 3 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपने अगर चंद्रयान 3 को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 इज अ लैंड एंड रोवर स्पेसिफिक मिशन। ये क्या है आपका, जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लैंडर एंड रोवर स्पेसिफिक मिशन है। लैंडर मतलब क्या है इसका, कि चंद्रयान 3 में हम क्या करेंगे, लैंड करेंगे, आपका लैंडर होगा, और रोबोट मतलब जो वो सामने निकलेगा, और जो हमारा साउथ पोल है ना, उसका वहां पर पूरा क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द ऑर्बिटर हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 2 years। यहाँ पर जो ऑर्बिटर का लाइफ स्पैन है वो कितने ईयर्स तक का मतलब कि एस्टिमेट किया गया है, 2 years तक का एस्टिमेट किया गया है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत, ये आप लोगों को
कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड हो जाते हैं, साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन हमारा होता है उससे रिलेटेड हो जाएंगे। अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फोसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका? आपका जो मेडिवल हिस्ट्री है इसका क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। टोटल आपके पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है। 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, आपको जितना पता है आप उतना यहाँ पर करिए, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हमें नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एटलीस्ट ट्राई तो करिए, आपका यहाँ पर एक एक टॉपिक ऐसे क्लियर होता जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे पास मुगल एम्पायर से, ठीक है, अकबर था, जहांगीर था, है ना, शाहजहां यहाँ पर हो गया था, तो औरंगजेब। तो इसमें से ये बताना है हमें कि ये जितने भी आपके मुगल एम्परर्स थे उन्होंने क्या किया। हम बात कर रहे हैं किसकी, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स की, है ना। इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स को उसको कन्वर्ट किया किसमें, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स और एल्बम में। तो ये किसने किया था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द अवर टॉपिक। तो हमारा आज का पहला टॉपिक ये है UNFPA प्रोजेक्ट। अब ये क्या है हमारा UNFPA प्रोजेक्ट? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज UNFPA प्रोजेक्ट? अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, ठीक है। तो ये है हमारा यूनाइटेड नेशन, आपको ऐसे याद रखना, UN मतलब यूनाइटेड नेशन। उसके बाद हम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यहाँ पर आपका क्या जाता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। इतना हुआ हमारा। ये प्रोजेक्ट कहाँ का है, आपका राजस्थान का है। फॉर जेंडर सेंसिटिविटी गेट्स सपोर्टेड फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पर जो जेंडर सेंसिटिविटी है उसको जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ का है, आपका राजस्थान का है। तो आप इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी इन राजस्थान हैज रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स वर्किंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कस्टम प्रमोटिंग पैट्रियार्की। तो यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिससे वो क्या कर सके, जेंडर सेंसिटिविटी है इसको यहाँ पर पूरी तरीके से रिमूव कर सके। आपका जेंडर सेंसिटिविटी में ये लोग किस में काम करेंगे, जो भी यहाँ पे कस्टम्स हैं जो कि आपका पैट्रियार्की को प्रमोट कर रहे हैं, आपको ऐसा समझना है, वो सिस्टम जिसको यहाँ मतलब कि जो आपका पैट्रियार्की है उसे प्रमोट किया जा रहा है पैट्रियार्की थ्रू, तो उन सिस्टम्स को यहाँ से क्या किया जाएगा, आपका रिमूव किया जाएगा, उसे एलिमिनेट किया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। यहाँ पर जो पब्लिक ओपिनियंस है उन्हें बनाया जाएगा, जेंडर इक्वालिटी को क्या किया जाएगा, आपका प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन होगा उसका। जो भी यहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। तो आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं, ये क्या प्रोजेक्ट है, आपको जेंडर सेंसिटिविटी जो है आपको उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। वो कस्टम्स जो आपके पैट्रियार्की को, जो आपका पैट्रियार्की है उसको जो प्रमोट कर रहा है, इसे हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से एलिमिनेट करेंगे। अब इसे कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, यहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, लोगों का जो ओपिनियन है ना, कि जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि नहीं सिर्फ जो मैन होता है वो सुपीरियर होता है, विमेन क्या होती है उसकी इंफीरियर होती है। तो ये जो ओपिनियन है इसको चेंज करने की कोशिश की जाएगी कि हम किसी तरीके से क्या करें, इन ओपिनियंस को चेंज किया जाएगा। यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसे भी खत्म करने की बात की जा रही है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि व्हाट इज दिस UNFPA प्रोजेक्ट। ये कहाँ का है, आपका राजस्थान का ये प्रोजेक्ट है। हम ऐसा और भी प्रोजेक्ट ला सकते हैं जिसके थ्रू हम ये जो आपकी जेंडर सेंसिटिविटी है उसे हम क्या करें, पूरी तरीके से खत्म कर सकें। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि स्पेशली जो विमेन होती हैं, बहुत ज़्यादा जो जेंडर नॉर्म्स होते हैं, सेक्सुअल वॉयलेंस होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, इसका यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूशन होता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको फेस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर आया गया है। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है NCERT फॉर्म्स 19 मेंबर पैनल फॉर टेक्स्ट बुक्स रिवीजन। यहाँ पर NCERT ने क्या किया है, 19 मेंबर्स का एक पैनल बनाया है, जो कि जैसे कि आप सभी को पता है NCERT ने अपना जो टेक्स्ट बुक्स है उसको रिवाइज किया है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ से आपको एक्सक्लूड किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया है।
ओमिशन हुआ है, ओमिट किया गया है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए एनसीईआरटी ने अब क्या किया है, एक 19 मेंबर्स का पैनल बनाया है जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स का मतलब कि जो भी टेक्स्ट बुक्स है उसके रिवीजन के लिए। देखिए द न्यूली फॉर्म कमिटी विल फॉर्मुलेट न्यू टेक्स्ट बुक्स फॉर ग्रेड 3 to 12 अंडर एनईपी। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंडर क्या किया जाएगा, ये जो न्यूली फॉर्म कमिटी है वो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट बुक्स को फॉर्मुलेट करेगी। किससे, कौन सी क्लास से लेके 3rd to 12। ओके, इट विल यूज द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट टू कंप्लीट द टास्क, सीज द नोट सर्कुलेशन एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो और इसमें एक्सपर्ट्स का भी आपकी हेल्प ली जाएगी जिससे क्या हो सके, ये जो टास्क है उसको कंप्लीट किया जा सके। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फर्स्ट इंडियन मेड MRI स्कैनर टू बी लॉन्च्ड फॉर क्लिनिकल वर्क इन अक्टूबर। अब यहाँ पर पहला इंडियन मेड MRI की बात की जा रही, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। MRI स्कैनर क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। MRI क्या है, आपकी एक डेफिनेटिव टूल है टू प्रोवाइड 3-dimensional इमेज ऑफ टिश्यूज एंड बेस्ट bet for warning of nascent rumor continues to be incessant several Indians। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। हमारी बॉडी क्या होती है, सेल से बनी होती है। सेल होती है आपकी, सेल तो आपको पता होगा, जैसे कि हमारा घर बनता है ना, घर बनता है तो उसके लिए एक एक ईंट जुड़ती है आपकी। इसी तरीके से हमारी सेल्स होती हैं कि एक एक सेल्स यहाँ पर ऐसे ऐसे होती हैं, ये पूरी सेल्स होती हैं उस जिससे हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है, हमारी बॉडी बनती है। ये सेल्स का जब कलेक्शन होता है, बंडल्स ऑफ आपकी जो क्या होती हैं, बंडल्स ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टिश्यू कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि व्हाट इज टिश्यू, बंडल ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। जैसे कि हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपका ये ब्रिक था, एक एक ब्रिक जोड़कर हमने क्या किया, एक पूरी वॉल बना ली। तो ये जो वॉल हो गई, किस तरीके का काम हम इसको एज एग्जांपल ले सकते हैं कि ये टिश्यू हो गया, क्योंकि बंडल ऑफ यहाँ पे ब्रिक हो गई, ब्रिक ने करके क्या बनाया, एक वॉल बनाया, तो वो पूरा क्या हो गया, टिश्यू हो गया। इसी तरीके से ये क्या करता है, जो हमारा टिश्यू होता है उसका 3-dimensional इमेज प्रोवाइड करता है। जैसे आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी डिसीज है, इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमारे जो टिश्यूज है उसका 3-dimensional इमेज प्रोवाइड करता है MRI। अब यहाँ पर MRI से रिलेटेड इंडियन मेड MRI की क्या जरूरत पड़ी, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है। देखिए हीलियम की अगर हम बात करते हैं, इसमें मेनली जो हीलियम है आपका, इसकी शॉर्टेज चल रही है। ऑल्दो यूनिवर्स में आपको हीलियम की कमी देखने को नहीं मिलेगी, यूनिवर्स की हम बात करें, बट अर्थ में क्या है, ये बहुत ही रेयर कम्युनिटी है आपकी। हीलियम क्या है, आप इसका बता सकते हैं कि हीलियम इज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स नेचुरल गैसेस। तो हीलियम को हम क्या करते हैं, जो आपकी नेचुरल गैस होती है, आप सभी को पता है हमारी जो नेचुरल गैस होती है, जैसे कि क्रूड ऑयल हुआ आपका, पेट्रोलियम हो गया, तो जो भी नेचुरल गैस होती है उससे हीलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ। यूनिवर्स में आपका बहुत सारा हीलियम है, जो आपका सन है उसमें भी हीलियम है, आप सभी को पता है, ठीक है। गैस का ये आपको बहुत ही अमाउंट में, लेकिन अर्थ में अगर हम बात करते हैं तो अर्थ में क्या है, इतना ज्यादा हीलियम नहीं है। हीलियम कैसे निकलता है, यहाँ पर जो हमारी नेचुरल गैस होती है ना, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका हीलियम। लेकिन जब से आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तब से ये जो आपका लिक्विड हीलियम सप्लाई है उसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। उसकी फैसिलिटी मतलब कि हर तरह हमें क्या देखने को मिली है, कमी देखने को थोड़ी मिली है। और ये जो हीलियम है मतलब लिक्विड आपका जो हीलियम है, इसका यूज किया जाता है किसमें, MRI जो स्कैनर होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इंडिया ने अब क्या किया है, एक खुद का MRI स्कैनर बनाया है। आप ये देखेंगे, अ न्यू क्लास ऑफ MRI स्कैनर इज डिजाइन टू अवॉइड रिलायंस ऑन लिक्विड हीलियम। यहाँ पे जो हमारा ये न्यू डिजाइन स्कैनर है, MRI स्कैनर है, इसमें जो लिक्विड हीलियम है उसको अवॉइड किया गया है और उसमें कुछ न्यू टूल्स को क्या किया गया, जैसे कि मैग्नेट्स हैं, रैपिड कूल स्कैनर मैग्नेट, इसका यूज किया गया है। लिक्विड नाइट्रोजन का यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया, आपका बैंगलोर बेस्ड वॉक्सेल ग्रिड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ पे। तो देखिए MRI, ये न्यूज कैसे यहाँ पर आप इसको कवर करेंगे। MRI यहाँ पे स्कैनर होता है, ये क्या करता है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसका 3D इमेज यहाँ पर आपको देता है, ठीक है। बट क्या हो रहा है, इसमें हम लिक्विड हीलियम का यूज करते थे। लिक्विड हीलियम आपका कैसे निकलता है, जो हमारी नेचुरल गैस होती है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका हीलियम। बट जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो हीलियम का जो ये सप्लाई है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर ही, हमें इसमें इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि बैंगलोर की आपकी एक बेस्ड
मतलब कि इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा क्या किया गया है, आपका एक MRI स्कैनर बनाया गया है न्यू क्लास, जिसमें जो लिक्विड हीलियम है उसे अवॉइड किया गया है। उसके पेज पर क्या है, यहाँ पर जो रैपिड कूल स्कैनर मैग्नेट है और लिक्विड नाइट्रोजन है, इसका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है लो ह्यूमन एक्टिविटी हेल्प्स कोरल डिस्पाइट वार्म ओशन। इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए जैसे जैसे आपका ओशन वार्म होता है ना, पानी जो हमारा गर्म होता है, तो जो कोरल रीफ्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी ब्लीच्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ब्लीच्ड हो जाती हैं। देखिए कोरल रीफ, व्हाट इज कोरल रीफ, इसका जो डेफिनेशन है आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज कोरल रीफ। आप लोगों ने कोरल रीफ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा कोई इशू नहीं, आप एक बार सर्च करिए व्हाट इज कोरल रीफ, फिर इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है आपको एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा कि व्हाट इज कोरल रीफ, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि वो किन चीज़ों से यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस कोरल रीफ्स को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम इस न्यूज़ को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इस न्यूज़ में ये है एक्चुअली कि ये जो कोरल रीफ्स हैं, वार्म ओशन तो उन्हें इम्पैक्ट कर ही रहा है, अफेक्ट कर ही रहा है, बट जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। आपको समझ में आया, कोरल रीफ्स को वार्म ओशन तो यहाँ पे इम्पैक्ट कर ही रहा है, बट जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटी है वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर कम हो जाती हैं तो आपके जो कोरल्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या करने लगेंगे, जो उनकी वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ये पूरा यहाँ पर आर्टिकल इसमें बताया गया है। जैसे कि हम बात करें कोरल्स क्या होते हैं, यहाँ पे जूजेंथिली की बात आपने सुना होगा, यहाँ पे प्लांट्स होते हैं और जूजेंथिलीज होती हैं। ओके, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, जिसके कारण जो आपके कोरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखाई देते हैं। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी है, पॉल्यूशन, आपका मैराइन जो पॉल्यूशन है, ओशनिक पॉल्यूशन, मैराइन पॉल्यूशन, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वाटर जो है, ओशनिक वाटर है, वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा है, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या हो रहा है, जो आपके कोरल्स हैं, जो कलरफुल कोरल्स थे वो कैसे हो रहे हैं, पूरे वाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, फिर से टीबी से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल है, ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन, इंडिया फार फ्रॉम मीटिंग द गोल टू 2025 गोल। अब यहाँ पर हमारा क्या है, 2020 हमारा एक मिशन है, इंडिया का क्या मिशन है कि हमें 2025 तक इंडिया से टीबी को एलिमिनेट कर देना है। बट हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो हमारी नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको रिवाइज किया गया है। क्या किया गया है, रिवाइज किया गया। तो आप देखिए, लास्ट ईयर इंडिया फेल्ड टू मीट द डायग्नोस्टिक गोल सेट आउट बाय NSP National Strategic Plan 2017 to 25 and now the revised plan has raised the bar even higher। यहाँ पर आपका लास्ट ईयर क्या होता है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान को क्या किया जाता है, आपका आता है, जिसमें हमारा ये रहता है कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। बट हमारे जो गोल सेट किए गए थे कि हमें टीबी को जो डायग्नोस करना है, जो गोल सेट किए गए थे उसको हम मीट नहीं कर पाए। अब हमने क्या किया, इस प्लान को रिवाइज किया है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान को रिवाइज किया है। इसमें आप देखेंगे जो प्रॉम्प्ट डायग्नोस्ट है यूजिंग हाई सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, यहाँ पर क्योंकि पहले हमें तो एलिमिनेट कब करेंगे, आप खुद ही समझिए, जब हमें उस चीज़ के बारे में पता होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ इस जगह पर एग्जिस्ट करती है, तभी तो हम उस चीज़ को वहाँ से ख़त्म कर पाएंगे ना। अगर आपको पता होगा कि आप, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अपने रूम का, आपका रूम बहुत ज़्यादा गंदा है, अगर आपको ये बात पता है कि आपका रूम गंदा है तभी आप उसकी सफाई करेंगे, नहीं तो आप क्यों करने जाएंगे सफाई, है ना। लेकिन अगर आपको ये पता कि अगर आपका रूम साफ है तो आप क्यों करेंगे अपने रूम की सफाई। इसी तरीके से जब हमें पता होगा कि हाँ हमारी कंट्री में क्या है, टीबी के इतने पेशेंट्स हैं, हमें फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारी पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्लान लेकर आएंगे, एक्शन लेंगे, और फिर क्या होगा, हम उस चीज़ को वहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर है कि अब पहले हम क्या कर पा रहे थे, टीबी को डायग्नोस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। पहले जो हमने एक मतलब कि हमें ये पता चले कि कितने पेशेंट्स हैं यहाँ पर टीबी के, अब इस चीज़ को यहाँ पर क्या किया, जो सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसमें हाईली सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट को यहाँ पर लेकर आया गया है। एट फर्स्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इसमें बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एज पर द रिवाइज्ड NSP एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विस नीड टू बी स्केल्ड अप एंड स्पेक्ट्रम माइक्रोस्कोपी नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू प्रिसाइजन
डायग्नोस्टिक टूल इन ऑल टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर इन इंडिया। यहाँ पर आपके जो स्पेक्ट्रम माइक्रोस्कोपी है और न्यू प्रिसाइज यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, मतलब जो नए नए यहाँ पे टूल्स आपके आए हैं जिसके थ्रू हम ये पता कर सकें कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या है, डायग्नोस्ड है किसका, टीबी का, मतलब उसको टीबी की बीमारी है। ओके, नेक्स्ट इसमें फिर क्या हुआ आपका, तो बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म केसेस इन 2022 अमंग नोटिफाइड टीबी पेशेंट इन द पब्लिक सेक्टर वाज ओनली 59%। यहाँ पर हम बता रहे हैं किसकी, बैक्टीरियोलॉजिकल कंफर्म, यहाँ पर जिसमें हमने बैक्टीरिया के थ्रू ये कंफर्म किया था कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो क्या है, डायग्नोस्ड है टीबी का, तो उसका जो रेट था पब्लिक सेक्टर में वो कितना था, 59% था। बट लीस्ट वैम्पिसाइन रेजिस्टेंस अमंग द बैक्टीरियोलॉजिकल कंफर्म टीबी पेशेंट जस्ट 77%। बट यहाँ पर जब फर्दर हम यहाँ पर हमने जो टेस्ट किया तो उससे हमें पता चला कितने हैं, टोटल 77% है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक यूनिवर्सल एक्सेस, एक तो पहली बात तो हमें एक ड्रग प्रोवाइड करना होगा कि NTEP शुड प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू ड्रग रेजिस्टेंट टेस्टिंग। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो ड्रग रेजिस्टेंट टेस्टिंग है उसकी यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करनी होगी, तभी हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, ये जो टीबी के पेशेंट्स का हमें पहले पता चलेगा और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो आपके पेशेंट्स है उसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा कि कैन इंप्रूव न्यूट्रिशन हेल्प प्रिवेंट टीबी। यहाँ पर देखिए इंडिया में बहुत सारे टीबी के आपको केसेस देखने को मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे राशन क्या है आपका, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ट्रायल एनरोल्ड 2800 पीपल विद पल्मोनरी टीबी डिसीज एंड 345 हाउसहोल्ड कॉन्टेक्ट्स ऑफ टीबी पेशेंट्स। यहाँ पर इंडिया का ये पूरा डेटा बताया जा रहा है और इसमें ये कहा जा रहा है कि हर साल इंडिया में 40% न्यू टीबी के केसेस आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन। आपको समझ में आ रही चीजें, ये जो डेटा है आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि हर साल इंडिया में जो टीबी के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, टीबी के जो केसेस आते हैं वो 40% है और इन 40% में से हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन आ रहे हैं, उन्हें फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण हमें ये टीबी के जो केसेस है वो देखने को मिल रहा है। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका जो न्यूट्रिशन है किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, इसके लिए हमने यहाँ पर देखा था हमारी जो एक गवर्नमेंट स्कीम भी लेकर आती है निक्षय मित्र हेल्प, जिसमें हमने निक्षय पोषण योजना की बात की थी। तो इसमें कहा जाता है कि हम हर साल क्या टीबी जो पेशेंट्स हैं उन्हें मंथली न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 5 kg ऑफ राइस, 1.5 kg ऑफ मिल्क पाउडर, 3 kg ऑफ रोस्टेड चिया पी फ्लो, 500 ml ऑफ ऑयल एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट पिल्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पर जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि हमने ये देखा है ना कि जो केसेस है उसमें हमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ये देखे इवन हाउस होल्ड्स में लोग क्या है जो एक मतलब न्यूट्रिशन होना चाहिए वो नहीं लेते हैं। इसके कारण हम ये देखते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन का क्या इफेक्ट होता है। आपने ये पूछा कि ठीक है अंडर न्यूट्रिशन है, तो बट इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो हम ये देखते हैं कि देखिए मैनी न्यू केसेस ऑफ टीबी आर एट्रीब्यूटेड टू 5 रिस्क फैक्टर। अगर कोई हमारे पास न्यू टीबी का केस आता है तो इसके साथ साथ यहाँ पे आपके बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। क्या क्या, अंडर नरिशमेंट, पहली तो ये आ जाते हैं कि आप क्या हो सकते हैं, अंडर नरिशमेंट का मतलब जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं अंडर नरिश का मतलब, ठीक है। फिर HIV इन्फेक्शन होता है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स होते हैं, स्मोकिंग स्पेशली अमंग मेंस एंड डायबिटीज। तो टीबी के साथ साथ आपको ये बीमारियां भी क्या हो जाती हैं, अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है जैसे हम कुपोषित कहते हैं, है ना, कि ये पर्टिकुलर पर्सन कैसा है, कुपोषित है, इसको यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। तो ये सारी चीजें भी आपके साथ टीबी के साथ साथ ये सारी चीजें भी आएंगी। ये एक WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना, जो भी कंट्रीज टीबी एंडेमिक है, टीबी एंडेमिक का मतलब उस कंट्री में, जैसे कि कंट्री इंडिया की बात की जाती है, जब भी टीबी का मतलब कि वो नाम आता है तो इंडिया का नाम पहले आ जाता है। तो टीबी एंडेमिक कंट्रीज सच एज इंडिया, अंडर न्यूट्रिशन इज द मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन वाला ये जो फैक्टर है बहुत ही प्रेवलेंट है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इंडिया से अगर टीबी का जो रिस्क है इसे खत्म करना है तो सबसे पहले जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनता है, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट इसमें इसी के चलते आपने देखा था हमारी एक निक्षय पोषण योजना, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम होती है फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू ऑल टीबी पेशेंट्स। ये आपकी 2018 में लॉन्च होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जितने भी टीबी के केसेस हैं उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स 500 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और इसमें हमने अब तक देखेंगे कि 7 मिलियन पीपल जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया है फ्रॉम 2018 टू 22। ओके, नाउ
इसमें हमारा जो लक्ष्य है कि हम क्या करेंगे, मार्च 9 2023 का ये डेटा आया है, 9.55 लाख कंसेंटेड टीबी पेशेंट अक्रॉस इंडिया अडॉप्टेड बाय निक्षय मित्र विल रिसीव न्यूट्रिशन सपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी आपके पेशेंट्स हैं, टीबी पेशेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, आपको उन्हें न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नाउ यहाँ पर आपके छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं, इन्हें हम देखते हैं क्या है। होमिनिन माइग्रेशन लिंक टू climate shift study results. So, researchers used deep sea sediment core which provided a temperature record of from Europe from 8 lakh to 1.8 million years ago to evaluate the geographical range of hominid species. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक स्पीशीज आपको देखने को मिलती है होमोनिन स्पीशीज। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये क्या होते हैं, आपके माइग्रेट कर गए। क्यों माइग्रेट कर गए, क्योंकि जो हमने यहाँ पर बहुत सालों पहले का डेटा देखा 1.8 मिलियन ईयर्स अगो का जब हमने मतलब कि रिसर्च करी, डेटा यहाँ पर देखा, तो ये पता चला कि जो यूरोप का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई दिखता है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि around 1.1 million years ago the Mediterranean region was characterized by long stable interglacial condition that would have allowed the hominid establishment, but extreme glacier condition beginning around 1.1 million year ago would have made the region too cold for them to survive. बट यहाँ पे जो आपका होमिनिन माइग्रेशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो रीजन था आपका यूरोप वाला और मेडिटेरियन वाला जो रीजन था, उसमें यहाँ पर आपकी जो इंटरग्लेशियर कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, जिसके कारण ये जो स्पीशीज थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, न्यू अप्रोचेस रिसाइकल पॉलीथीन प्लास्टिक। अब यहाँ पर हम क्या है, आपके पास एक न्यू अप्रोच हमें मिली है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो पॉलीथीन प्लास्टिक है उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो रिसर्चर ने अभी ये बताया कि जो हमारा वेस्ट पॉलियो ऑलिफिन प्लास्टिक होता है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ऑलिफिन्स में, विया थर्मल डीपॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर जो थर्मल डीपॉलीमराइजेशन के थ्रू हम जो ऑलिफिन्स हैं उसको क्या किया जा सकता है, अब जो आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक पॉलीथीन, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिसर्चर्स ने कहा कि ट्रांसफॉर्मिंग पीई एंड पीपी प्लास्टिक्स इनटू फैटी एसिड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड फर्दर इनटू हाईली सर्फेक्टेंट एंड डिटर्जेंट्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटर्जेंट के रूप में और अदर चीजों के रूप में क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ग्लोबल इकोसिस्टम वाटर यूज एफिशिएंटली हैड स्टॉल्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोसिस्टम वाटर यूज क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि द रेशियो बिटवीन कार्बन एसिमुलेशन टू वाटर एवेपोरेशन, यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, द रेशियो बिटवीन कार्बन एसिमुलेशन टू वाटर एवेपोरेशन हैव स्टॉल्ड सिंस 2001 ड्यू टू राइजिंग वेपर प्रेशर डेफिसिट। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो राइज हो रहा है, मतलब कि जो राइजिंग वेपर प्रेशर हो रहा है उसके में हमें कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, दिस हाईलाइट वन वे adverse effect of our warming climate may undermine human reliance and natural based climate solution to achieve carbon neutrality। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर क्या है, आपका जो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन जो रेजिलेंस है उसके कारण हमें ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो एक तरीके से क्या है कि ग्लोबल इकोसिस्टम वाटर यूज एफिशिएंसी हैज स्टॉल्ड। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ये जो है, ये अभी डिबेट चल रही है किसके ऊपर, आर्टिकल 370 के ऊपर। इसमें आप सभी को पता है आर्टिकल 370 क्या है, यहाँ पर इसको रिवोक कर लिया गया है। ये आपके जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल जो स्टेटस प्रोवाइड किया गया था उसको रिवोक कर लिया है। अब इसमें थोड़ी लोगों ने पिटीशन फाइल करी कि जब ये आर्टिकल 370 था, इसको जब रिवोक किया गया, हटाया गया, तो उस टाइम पर आपकी जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो यहाँ पर मतलब वर्किंग में नहीं थी, वहां पर क्या लगा था, आपका प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। ओके, और उसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, आपका 370 को यहाँ पर स्क्रैप कर लिया जाता है, ये जो स्पेशल स्टेटस होता है जम्मू कश्मीर का उसको हटा दिया जाता है। तो इसी के चलते लोगों ने पिटीशन फाइल करी, कुछ लोगों ने, कि ये जो किया गया काम वो गलत हुआ है। अब इसी का पूरा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें आपको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, अभी इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो नहीं आया है, तो इसमें हमें इस आर्टिकल में अभी इंडल्ज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए व्हाट इज आर्टिकल 370। ओके, नाउ देखिए न्यूज़ तो हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आप देखेंगे। ओके, नाउ what is that one thing in Chandrayaan 3 and not in Chandrayaan 2। यहाँ पर कौन सी एक चीज़ थी जो चंद्रयान
2 में 3 में है, बट चंद्रयान 2 में नहीं थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, लेजर डॉपलर, जो आपका VDL है, सॉरी LDV, ये आपका चंद्रयान 3 में है, चंद्रयान 2 में नहीं था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन की। इसमें जो आपका रोवर है उसका नाम क्या है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करने वाली हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू द चंद्रयान 3 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, तो चंद्रयान 3 लैंडर एंड रोवर स्पेसिफिक मिशन है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ओके, नाउ द ऑर्बिटर हैज एस्टिमेटेड लाइफ स्पेन ऑफ 2 years। इसमें ये कहा जा रहा है जो ऑर्बिटर है हमारा, उसका जो लाइफ स्पेन है वो 2 years का, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। लाइफ स्पेन है हमारा 7 years का, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? 1 only। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर को यहाँ पे जो पेंटिंग्स था और जो पोर्ट्रेट्स था उसका बहुत ही शौक था, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, देखिए आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको क्लियर होगा पहले। तो देखिए, जहांगीर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स। द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रीन ऑफ अकबर इन 1560 AD। ओके, बट यहाँ पर मुगल पेंटिंग्स में आप देखेंगे उसमें ज्यादातर उनकी जो थीम थी वो क्या थे? बैटल्स, हंटिंग सीन्स थे, वाइल्ड लाइफ और पोर्ट्रेट्स, ये सारी चीजें इंक्लूड थी। आप यहाँ पर और एक्स्ट्रा नॉलेज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर आ जाती है। हुमायूं का जो आप टाइम पीरियड था वो देख सकते हैं, 1530 to 40 एंड 1555 to 56। ये कौन थे? बाबर के सन थे। इन्होंने 2 बेटल शेरशाह सूरी एट चौसा एट कन्नौज एंड एट कन्नौज में यहाँ पे उन्होंने 2 बैटल्स लिए थे, जिसमें उन एंड वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड बाय हिम, जिसके द्वारा वो क्या हो गए थे? पूरी तरीके से हार गए थे। फिर अकबर के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। अकबर क्या थे? तो अकबर फाउंडेड द सिटी नेम इलाहाबाद विच लेटर बिकम अलाहाबाद। तो आपने इलाहाबाद सिटी का तो नाम सुना होगा, इसको किसने फाउंड किया था? अकबर ने फाउंड किया था। इन्होंने एक न्यू रिलीजन सिस्टम सेटअप किया था जिसे हम दीन इलाही के नाम से जानते हैं। इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को सेटअप किया था। अकबर ने यहाँ पे जो हेमू था, बैटल ऑफ जो आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, उसमें हेमू को डिफीट किया था। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में उन्होंने इबादत खाना को बिल्ड करवाया था। इनकी जो पॉलिसी थी वो कौन थी? सुल ए कुल। ओके, जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर कौन थे? अकबर के सबसे बड़े बेटे थे। इन्होंने यहाँ पे जो क्या किया था, जो 5th 6th गुरु थे अर्जुन देव को, उनको एग्जीक्यूट किया था। अंडर जहांगीर मुगल पेंटिंग्स रीच इट्स जेंथ। मुगल के टाइम पर, मतलब कि जहांगीर के टाइम पर जो पेंटिंग्स का ये आपका चला था, मुगल पेंटिंग्स का, वो बहुत बड़ी हाइट पर पहुंचती, क्योंकि जो आपके जहांगीर थे उनको बहुत ज्यादा शौक था ये पोर्ट्रेट्स पेंटिंग्स का, इन सारी चीजों का। अब शाहजहां की बात करते हैं। ये जहांगीर के बेटे थे, ठीक है। A French traveler visited during his reign. दीवान ए खास एंड दीवान ए आम a hall private and public audience are built by शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा यहाँ पे दीवान ए आम और दीवान ए खास को क्या किया जाता है? बिल्ड किया जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। और देखिए, चंद्रयान 3 से रिलेटेड यहाँ पे सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइडेड है। आप PDF ज्वाइन करिए, एडवर्स न्यूज एनालिसिस, ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे PDF आपके साथ शेयर की जाएगी, आप इसको पूरा एक बार रीड कर सकते हैं। आप क्या है, जैसे कि चंद्रयान 3 क्या है? हमारा इंडिया का 3rd मून मिशन है। जो आपका चंद्रयान 2 था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उसके बाद हमने ये मिशन को किया। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? देखिए, आपका एक प्रोपोर्शन मॉड्यूल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंडर मॉड्यूल है, फिर इसका हम रोवर की बात करते हैं। कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। इसका जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मून का साउथ पोल है उसे हमें क्या करना है? स्पेसक्राफ्ट जो आपका है, मून का जो साउथ पोल है वहां पर हमें एक्टिविटीज, मतलब कि सारी चीजों को देखना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। क्या क्या चैलेंजेस? प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट हैड मोस्टली लैंडेड नियर द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द मून, अ फ्यू डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ इन द लूनर इक्वेटर। लैंडिंग नियर द इक्वेटर इज ईजियर एंड सेफर ड्यू to hospitable terrain and smooth surface, absence of steep slopes and ample light and solar powered instruments. The lunar south pole on the other hand presented a challenging terrain, extreme temperature. यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है। यहाँ पर परमानेंट शेडो और नो सनलाइट हमें रिसीव होती है, इसलिए ये थोड़ी सी हमारे लिए क्या हो सकती है? चैलेंजिंग चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसको अच्छे से यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ डाउट लगता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर अपना सजेशन भी दे सकते हैं और जो डाउट है उनको भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और लोगों के साथ, जैसे अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उन्हें शेयर करिए उन लोगों के साथ। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।